गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग को पीछे के वीडियो में प्रकाश के परिकिरणन के बारे में बताए थे, वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में बताए थे। तो प्रकाश के परिकिरणन को लिख दिया गया था, बता दिया गया था और उससे संबंधित कुछ आप लोग को वैज्ञानिक तरीके पर बनने वाले क्वेश्चन जो आपको बताए थे कि रेलवे सिग्नल यानी रेलवे का जो लाइट है वह लाल रंग को क्यों बनाया जाता है, या खतरे का चिन्ह लाल रंग का क्यों बनाया जाता है। ये मैंने होमवर्क में दिया था। पहले इस प्रश्न का जवाब वीडियो में बता दिए थे और बाद में क्वेश्चन दिए थे कि वीडियो को आप सुन लेंगे और सुन करके उसका आंसर ले लेंगे। फिर आपको बताया गया था प्रकाश के परिकिरणन से संबंधित उदाहरणों के बारे में कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई पड़ता है, क्यों? इसका भी उत्तर मैंने पीछे के वीडियो में बताए थे, शुरू में और लास्ट में क्वेश्चन दिए थे। तो इन दोनों प्रश्नों को आप जवाब लिख चुके होंगे। यदि नहीं लिखे हैं तो फिर से दोबारा वीडियो को सुने और उसको साफ से लिखें। आज हम आपको वायुमंडलीय अपवर्तन पर बात करेंगे और वायुमंडलीय अपवर्तन से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में बताएंगे। आइए, अपवर्तन के बारे में आप तो इतना बात तो जरूर पढ़ा था कि दो माध्यम के लिए, एक विरल के लिए विरल माध्यम और एक सघन माध्यम। नहीं विद्यार्थी, यदि प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो भी प्रकाश का अपवर्तन होता है और विरल से सघन में आता है तो पर भी अपवर्तन होता है नहीं? क्योंकि अपवर्तन का कहने का मतलब यह हुआ कि परिवर्तन, बदलाव। प्रकाश में जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, गुजरता है, प्रवेश करता है, तब उसमें जो भी परिवर्तन आ जाए, जो भी बदलाव आ जाए, उस बदलाव को, उस परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो सघन से विरल में जाए या विरल से सघन में आवे। यदि सघन विरल के बाद बारे में समझना है तो आप पीछे के वीडियो दूसरा अध्याय में जाकर के पढ़िए। प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर में शुरू में पहला दूसरा लेक्चर में मिल जाएगा प्रकाश के अपवर्तन सघन विरल से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में। तो यदि सघन से विरल में जाए, विरल से सघन में जावे तो पर भी अपवर्तन होता है। और इस अपवर्तन को आज हम वायुमंडल में पढ़ेंगे। यदि वायुमंडल में ऐसा बदलाव आ गया प्रकाश में तो वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाएगा। आइए अब हम आपको बताते हैं कि पृथ्वी की सतह से, आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। मान लेते हैं ये पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह है, ठीक विद्यार्थी, ये पृथ्वी की सतह है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो वायु घटता है। वायु क्या होता है? घटता है। जैसे ऊपर जाएंगे वायु घटते जाएगा, वायु क्या होता जाएगा? घटते जाएगा, कमते जाएगा। और वायु घटने के साथ साथ वायु का घनत्व भी घटता है। वायु के घनत्व भी ऊपर जाने पर घटता है और फिर ऊपर से नीचे आने पर घनत्व बढ़ता है। समझ रहा? ऊपर जाने पर वायु और वायु के घनत्व घटेगा और नीचे आने पर बढ़ेगा। समझ गए बात को? ध्यान से। ऊपर जाते 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 एकदम शून्य हो जाता है तो वो बन जाता है विरल माध्यम। क्या बन जाता है? ऊपर जाने पर विरल माध्यम। और ऊपर से नीचे जैसे जैसे आएंगे घना बनते जाएगा, घना बनते जाएगा, सघन बनते जाएगा, सघन बनते जाएगा तो नीचे हो जाएगा सघन
माध्यम। कहने का मतलब हुआ कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायु भी घटता है, वायु का घनत्व घटता है, इसलिए पृथ्वी की सतह से ऊपर वाले क्षेत्र को विरल माध्यम माना जाता है और उस माध्यम में प्रकाश का चाल लगभग एक समान होता है। लेकिन विद्यार्थी जी, जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से नीचे की ओर आता है वैसे वैसे इसका घनत्व क्या होता है, बढ़ते जाता है, वायु बढ़ते जाता है, अर्थात ये बन जाता है सघन माध्यम। तो देखिए दो माध्यम हो गया कि नहीं, विरल और सघन। अब विद्यार्थी जी आपने पढ़ा है कि यदि प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तब उसमें जो बदलाव होगा उस बदलाव को अपवर्तन कहते हैं। लेकिन यहां पर इस लाइन में लिखेंगे कि पृथ्वी की सतह पर आने पर वायु का घनत्व बढ़ता है, अर्थात पृथ्वी की सतह में सघन माध्यम होता है वायु का और पृथ्वी की सतह से ऊपर जो होता है विरल माध्यम होता है। और जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में वायुमंडल में प्रवेश करता है और इस प्रवेश में जो परिवर्तन आता है, प्रकाश में जो बदलाव आता है, जो चेंजिंग होता है, उस चेंजिंग को ही अपवर्तन कहलाया, अर्थात वायुमंडल में हो रहा है, इसलिए इसको वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। और इसी अपवर्तन के कारण ग्रह टिमटिमाता नजर आता है नहीं नहीं, तारे टिमटिमाता नजर आता है, ग्रह नहीं टिमटिमाता है, क्योंकि ग्रह में अपना प्रकाश होता है और यह आकाशीय और प्रकाशीय दोनों प्रकार का पिंड है, आकाशीय भी है और प्रकाशीय भी है। अतः इस प्रकाश को इस प्रकाश को आकाश से पृथ्वी तक आने में, अर्थात विरल से सघन में आने पर तारे के प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उस अपवर्तन के कारण वो टिमटिमाता नजर आता है। जबकि ग्रह जो है विद्यार्थी आकाशीय पिंड तो है परंतु प्रकाशीय पिंड नहीं है, और जब प्रकाश ही नहीं है तब इसका कोई अपवर्तन नहीं होगा, इसलिए ग्रह टिमटिमाता नजर नहीं आता है। मैंने दोनों प्रश्नों का जवाब बोल दिया कि ग्रह नहीं टिमटिमाता है, तारा टिमटिमाता है। क्यों, दोनों का जवाब बताए। तारा में अपना प्रकाश होता है जो पृथ्वी की सतह से काफी दूरी पर है ने, और जब उसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचती है तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जिसके कारण उसके प्रकाश का अपवर्तन होता है। इस अपवर्तन के कारण वो टिमटिमाता नजर आता है। जबकि ग्रह आकाशीय पिंड तो है लेकिन प्रकाशीय पिंड नहीं है, प्रकाशीय पिंड नहीं होने के कारण, इसमें कोई प्रकाश नहीं होने के कारण इसमें कोई अपवर्तन नहीं होता है, इसलिए टिमटिमाता नजर नहीं आता। समझिएगा बात को, लिखा जाए है ना। देखिए मैं इस सब बातों को नोट में लिख देंगे, आप ध्यान से देखिएगा कि पृथ्वी की सतह वाली जो वायु का घनत्व होता है वो अधिक होता है, पृथ्वी से ऊपर जाने पर इसका घनत्व घटता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर की जो वायु होता है उसे विरल माना जाता है और जो पृथ्वी की सतह पर जो वायु होता है उसे सघन माना जाता है। ये सब बातों को याद रखिए, नोट पॉइंट में ही पहले लिख देते हैं तो ये आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। नोट पहला, पृथ्वी की सतह पर वायु की घनत्व अधिक होता है। पृथ्वी की सतह पर वायु की घनत्व अधिक होता है। दूसरा, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर घनत्व घटता है। सुन लिया। और ये तीसरा कि पृथ्वी की सतह वाले क्षेत्र को सघन माना जाता
है। चौथा कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर विरल माना जाता है। याद रहेगा। अब देखिए सघन और विरल दोनों हो गया। जब प्रकाश वायुमंडल में वायु के विभिन्न घनत्वों से होकर गुजरता है तब उसमें होने वाली अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। तो यहां पर अब हम क्वेश्चन बनाएंगे और वो क्वेश्चन रहेगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? बोलिए। तो यहां पर आपको जवाब होगा जब प्रकाश वायुमंडल में वायु के विभिन्न घनत्वों से होकर गुजरता है तब उसमें विभिन्न प्रकार के अपवर्तन को जब प्रकाश वायुमंडल में वायु के विभिन्न घनत्वों से होकर गुजरता है तब उसमें होने वाले अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। देखिए विद्यार्थी, जब प्रकाश वायुमंडल में वायु के विभिन्न घनत्व, अलग अलग घनत्व, अभी आपने ऊपर में देखो लिखा हुआ है कि ऊपर में घनत्व कम होता है, नीचे अधिक होता है, तो विभिन्न घनत्वों से होकर गुजरता है तब उसमें होने वाली अपवर्तन, जो उसमें बदलाव होगा, उसी बदलाव को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। आप इन शब्दों को अच्छे से समझें और वायुमंडलीय अपवर्तन से संबंधित कुछ उदाहरणों को हम लिखते हैं। हो गया विद्यार्थी। और याद रहे 21 तारीख सोमवार को आप लोग को क्लास खोल दिया गया है। ऐसा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा मंजूरी मिल चुका है। इसलिए आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि अपने निर्धारित समय पर आकर क्लास को करें, है ना। और 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th यानी 9th क्लास से ऊपर के क्लास को खोला गया है फर्स्ट शिफ्ट में पहली बार। इसके बाद यदि कंट्रोल रहेगा, नियंत्रित रहेगा और आगे मंजूरी मिलेगा तब आपको 5 से 8 तक खोला जाएगा। लेकिन अभी 21 तारीख के पहले 21 से आपको 9th के ऊपर के क्लास को खोला जाएगा, साथ में 9th भी खोला जाएगा। इसलिए 9th और 10th वाले विद्यार्थियों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप अपने निर्धारित समय पर जिन बच्चों को जो टाइमिंग है, जो दिया गया है, जैसे विषय का सब्जेक्ट चल रहा था वैसे आप पढ़िए आकर करके रेगुलर। देखिए क्योंकि एग्जाम होगा, निश्चित होगा।
अब आप लोग को वायुमंडलीय क्वेश्चन बता रहे हैं कि वायु मंडलीय अपवर्तन के घटना पर आधारित उदाहरण को लिखें। ठीक है, तो ये रहा विद्यार्थी जी ऊपर आग के ऊपर झिलमिलाहट दिखाई पड़ना। आग के ऊपर झिलमिलाहट दिखाई पड़ना। और ये दूसरा है विद्यार्थी जी, ग्रहों को नहीं टिमटिमाना। तीसरा, तारों को टिमटिमाना। चौथा, खुले मैदान में अधिक धूप में झिलमिलाहट दिखाई पड़ना। ठीक विद्यार्थी जी, सूर्य उगने के कुछ समय पहले तथा अस्त के कुछ समय बाद तक दिखाई पड़ना। तो देख लिया विद्यार्थी जी ये सब उदाहरण। तो देख लिया विद्यार्थी ये सब था आप लोग को, है ना। अब हम लोग थोड़ा बैक चलेंगे पीछे की ओर। वो रहेगा वर्ण के बारे में, गौर से देखिएगा, सुनिएगा। प्राथमिक वर्ण, प्राथमिक वर्ण द्वितीयक वर्ण, संपूरक वर्ण या पूरक वर्ण, ये सभी के बारे में सुनिए ध्यान से। प्राथमिक वर्ण कौन कौन है, कहते किसे हैं, ठीक है। द्वितीयक वर्ण कौन कौन है, कहते किसे हैं, संख्या बताना है। संपूरक वर्ण कौन कौन है, कहते किसे। तो जो इसकी संख्या में नाम आएगा
वही इसका परिभाषा हो जाएगा। लाल हरा तथा नीले वर्ण को, लाल हरा तथा नीले वर्ण को, नीले कहिए या नीला कहिए एक ही है, नीले वर्ण को प्राथमिक वर्ण कहते हैं। तो संख्या कितना हो गया? 3 हो गया। कौन कौन हो गया? लाल है, हरा है, नीला है। तो लाल हरा तथा नीले वर्णों को क्या कहते हैं? प्राथमिक वर्ण कहते हैं। मैजेंटा श्यान तथा पीले वर्णों को द्वितीयक वर्ण कहते हैं। मैजेंटा श्यान और पीले वर्णों को, पीले वर्णों को द्वितीयक वर्ण कहते हैं। मैजेंटा श्यान तथा पीले वर्णों को द्वितीयक वर्ण कहते हैं। और जिन दो वर्णों को मिलने से श्वेत बनेगा, जिन दो वर्णों को मिलाएंगे और मिलाने से श्वेत यदि बन जाएगा तो उसे हम लोग संपूरक वर्ण या पूरक वर्ण कहते हैं। सुन लिया? लाल हरा तथा नीले वर्णों को प्राथमिक वर्ण कहते हैं। मैजेंटा श्यान तथा पीले वर्णों को द्वितीयक वर्ण कहते हैं। जिन दो वर्णों को मिलने से श्वेत वर्ण प्राप्त होता है उस वर्ण को संपूरक या पूरक वर्ण कहते हैं। आप ध्यान से सभी को देखिए, है ने, मैं फिगर पर इन सभी को समझाऊंगा। आप इस बातों को एकदम ध्यान में रखिएगा सभी बच्चे, ध्यान से। क्वेश्चन, प्राथमिक वर्ण किसे कहते हैं? तो देखिए विद्यार्थी जी, लाल हरा तथा नीला प्रकाश को प्राथमिक वर्ण यानी रंग कहते हैं। इसकी संख्या 3 होती है। ठीक है, आप देखिए ऐसे इसको समझिए भी। देखिए, देख रहा है, यहां पर दर्शा दीजिएगा लाल, समझ रहे? लाल यहां दर्शा दीजिएगा और यहां पर आप दर्शा दीजिएगा नीला और यहां पर आप दर्शा दीजिएगा हरा। ये कोई जरूरी कि ये नीला रहेगा, ये तीनों शीर्ष में कहीं भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां भी हरा दे सकते हैं, यहां भी लाल से, कहीं भी, मतलब ये तीनों जहां जब भी रहेगा तो त्रिभुज के शीर्ष पर, समझने के लिए ये कोई जरूरी नहीं। तो लाल हरा तथा नीले वर्णों को प्राथमिक वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या 3 होती है, लाल 1, नीला 2, हरा 3। सुन लिए? द्वितीयक वर्ण, द्वितीयक वर्ण किसे कहते हैं? तो आपको जवाब हुआ था। देखिए द्वितीयक वर्ण कौन कौन होगा, देखिएगा इधर, इसको और इसको मिलाएंगे तो श्यान होगा। आप पूरा सयान भी लिखा जाता है, ये दोनों एक ही चीज है। सुन रहे? और ये आप देख रहे हैं कि लाल और नीला मिलेगा तो मैजेंटा बनेगा, समझ रहे? लाल और नीला को मिलाएंगे तो मैजेंटा बनेगा, और इसके बाद लाल और हरा जब मिलेगा तो आपको बन जाएगा पीला। इसलिए मैजेंटा श्यान और पीले वर्णों को द्वितीयक वर्ण कहते हैं। क्या लिखेगा कि मैजेंटा कौमा
सयान तथा पीले प्रकाश को द्वितीयक वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या 3 है। देखिए, इसको इसलिए इसे लिखे, देखिएगा यहां लिखिएगा कि नीला प्लस हरा मिलने से सयान बनता है। बनता उसी प्रकार से हरा प्लस लाल को मिलने से पीला बनता है। पीले भी कहिए, दिक्कत नहीं है। और लाल प्लस नीला को मिलने से मैजेंटा बनता है। मैजेंटा, मैजेंटा बनता है। तो देखिए विद्यार्थी जी, आप अच्छा तरह से समझ लीजिए, देख लीजिए, है नहीं? तब हम आपको संपूरक वर्ण को फिगर पर बनाते हैं। आप यहां से भी देख सकते हैं कि लाल, हरा और नीला प्राथमिक वर्ण को त्रिभुज के शीर्ष पर दर्शाइएगा और द्वितीयक वर्ण को त्रिभुज के भुजा पर दर्शाइएगा। और हम संपूरक वर्ण, पूरक वर्ण को कैसे दर्शाते हैं, आप इसको पढ़ लीजिए। पढ़ लिया विद्यार्थी? याद रहे, प्राथमिक वर्ण किसे कहते हैं? तो लाल, हरा तथा नीले वर्णों को प्राथमिक वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या 3 होती है ना? द्वितीय वर्ण किसे कहते हैं? तो मैजेंटा, श्यान तथा पीले वर्णों को, है ना, पीले वर्णों को द्वितीय वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या भी 3 होता है। 3 होता है। देखिए किसको किसको मिलने से क्या बन रहा है। तो नीला प्लस हरा बराबर श्यान हो रहा है, हरा प्लस लाल बराबर पीला हो रहा है, लाल प्लस नीला बराबर मैजेंटा हो रहा है। अब हम आपको पूरक वर्ण बताते हैं, संपूरक वर्ण बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा विद्यार्थी। फिगर को जरूर से जरूर देखिएगा, ध्यान दे करके। इसके बाद हम चक्रिका पर समझाएंगे आपको कि देखिए, जब लाल और श्यान मिलेगा तो श्वेत बनेगा। श्वेत यानी लाल का पूरक वर्ण कौन है? श्यान है। और श्यान का पूरक वर्ण कौन है? तो लाल है। एकदम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना? तो इसको इसको मिलाएंगे तो ये होगा, इसको इसको मिलाएंगे तो ये होगा। समझ गया? तो लाल का पूरक वर्ण कौन है? श्यान। और श्यान का पूरक वर्ण कौन है? लाल। उसी प्रकार से मैजेंटा का हरा, हरा का मैजेंटा, और नीला का पीला, पीला का नीला। याद रहेगा? पूरक वर्ण, पूरक वर्ण किसे कहते हैं? तो ये आंसर होगा विद्यार्थी जी, जिन दो वर्णों को मिलने से श्वेत वर्ण बनता है, उसे पूरक वर्ण कहते हैं। तो देखिए कि लाल प्लस श्यान, तब ये बन गया श्वेत। ठीक है? उसी प्रकार से मैजेंटा प्लस हरा
श्वेत बन गया। इसी प्रकार से पीला प्लस नीला, नीला को मिलने से विद्यार्थी जी क्या बन गया? श्वेत बन गया। तो इसका ई पूरक है, इसका ई पूरक है, याद रखिएगा। समझ रहे? आप इसको गौर से देखिए। अगला टॉपिक हम बता रहे हैं। देखिए विद्यार्थी, अब हम आपके बीच टिंडल प्रभाव के बारे में बता रहे हैं। क्लास 9th में भी आपने पढ़ा था कि टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, है ना? तो यहाँ भी वही चीज होगा, कोई अलग नहीं होगा। वहां पर आपको मिश्रण के आधार पर था और यहाँ प्रकाश के आधार पर है। परिभाषा, रूल, नियम अलग नहीं होगा। तो देखिए विद्यार्थी जी, टिंडल प्रभाव से आप क्या समझते हैं? समझते हैं? तो देखिए विद्यार्थी, जो कल आपने जब प्रकाश के रास्ते में कोई कण रखा था तो ये क्या हो गया था? सभी दिशाओं में बिखर गया था, छितरा गया था, जिसको आपने नाम दिया था प्रकाश का प्रकीर्णन। जिसका आपने नाम क्या दिया? प्रकाश का प्रकीर्णन। यदि कोई विलयन है और वो विलयन कोलाइड विलयन है, आपने समांगी विसमांगी में निलंबन और कोलाइड के बारे में पढ़ा था, है ना विद्यार्थी? कि ये कोलाइड विलयन है। ये कैसा विलयन है? कोलाइड विलयन है, विलयन है। ठीक है विद्यार्थी, कोलाइड विलयन है। और जब इस कोलाइड विलयन से होकर प्रकाश को गुजारा जाएगा तो विद्यार्थी जी ये देखिए, प्रकाश जब गुजरेगा तो ये विलयन में ब्राइटनेस आएगा, चमकने लगेगा। क्या होगा? चमकने लगेगा, सुंदर अद्भुत तरह। तो इसी घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। जैसे मैंने आपको बताया है, सेम लिखेंगे कि जब प्रकाश के किरण कोलाइड के विलयन से होकर गुजरता है तब वह विलयन चमकने लगता है। चमकने के इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो विद्यार्थी जी आपने भी सुना, देखा, अब इसको हम परिभाषा के रूप में लिखते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए कि जब प्रकाश के किरण कोलाइड के विलयन से होकर गुजरता है तब विलयन चमकने लगता है। जब प्रकाश कोलाइड के विलयन से होकर गुजरता है तब विलयन चमकने लगता है। चमकने के इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। समझा विद्यार्थी जी? जब प्रकाश कोलाइड के विलयन से होकर गुजरता है तब विलयन चमकने लगता है। चमकने के इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थी जी? टिंडल प्रभाव कहते हैं। आप इसको देखिए, मैं आगे का टॉपिक अगला रूट में ले चलेंगे, अगला लाइन लेंथ निकालेंगे। देखिएगा, ध्यान से सुनिए। तो देखा विद्यार्थी जी, आज आपने जो भी क्वेश्चन पढ़ा मैं इसी पर आधारित होमवर्क देते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन HW के रूप में है, याद रखिएगा, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है, तारों क्यों टिमटिमाता नजर आता है, या तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ये भी क्वेश्चन हो सकता है। ग्रह
क्यों नहीं टिमटिमाता है। सारे प्रश्न, एक क्वेश्चन तो है लेकिन इसका जवाब मैंने पीछे की वीडियो में, इसी वीडियो में पीछे बोल चुके हैं। वहां से सिर्फ आपको सुन करके लिखना है, समझ रहे? सुन करके क्वेश्चन आपको दे चुके थे कुछ, और ये क्वेश्चन है। हाँ, गर्मी के दिनों में सड़कों पर पानी की तरह दिखाई पड़ना सभी मौसमों में होता है, बशर्ते ताप पूर्णतः वहां पर मिलनी चाहिए। जहां जहां पर सड़कें थोड़ा गड्ढी नजर आएगी, कुछ दूर पर आप देखिएगा तो पानी महसूस होता है, पानी दिखाई पड़ता है। यदि इस चीज को पढ़ना चाहते हैं तो पहला चैप्टर में इस थ्योरी का नाम भी दिए थे मृग मृच्छका के बारे में, और मृग मृच्छका वायुमंडलीय अपवर्तन से संबंधित होता है। तो यहां पर विद्यार्थी जी आप उसका जवाब को लिखेंगे। कल आप लोग को 2 क्वेश्चन दिए थे और आज हम आप लोग के बीच 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, और कल भी समझाएंगे और कल भी इसी प्रकार से क्वेश्चन देंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले दिन हम लोग नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक सभी विद्यार्थियों को स्कूल खुलने के शुभ अवसर पर जय हिंद बोला जाता है।